जेपीजी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 24 अगस्त 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग इस तिथि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। वैसे तो करंट अफेयर की क्लास में डेली लाइव जो है आप लोगों को पढ़ाता था, लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक भेज रहा हूं। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, विश्वास है मेरी मेहनत आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगी। प्रस्तुत है आज का ये पहला क्वेश्चन। FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने 88 आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाया। FATF का मुख्यालय कहां है? जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक भारत लगातार पाकिस्तान पर आतंकवादी गतिविधियों को चलाने का आरोप लगाता रहा और पाकिस्तान उससे मुकरता रहा, लेकिन अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बचने के लिए पाकिस्तान ने 88 आतंकवादी संगठनों पर रोक लगा करके उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटी को जो है प्रतिबंधित करके दुनिया के लोगों को बताया है कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है आतंकवाद की नर्सरी है। और इतने बड़े पैमानों पर आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाना ये थोड़ी समझ से परे है कि ये सभी आतंकवादी समूह पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान ही आतंकवादियों का देश है। बहरहाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसकी स्थापना कब होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी 1989 में। G7 की जब बैठक पेरिस में आयोजित की गई थी तभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। अब आप सोचेंगे कि ये FATF करता क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दरअसल टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने का प्रयास करता है और ऐसे सभी देश जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग कर रहे हैं, उसको आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे देशों को कहीं न कहीं प्रतिबंधित करता है, उस पर फाइनेंशियल जो है नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके द्वारा दो लिस्ट बनाई जाती हैं, एक जो है ग्रे लिस्ट और दूसरी जो है ब्लैक लिस्ट। जो ग्रे लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिनको कहीं न कहीं ये वार्निंग दी जाती है कि आप जो है अपनी आदतों को सुधार लें, वरना किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल सकती है। और पाकिस्तान इस समय ग्रे लिस्ट में ही एक लिस्टेड देश है और अगर अपनी इन हरकतों से बाज पाकिस्तान नहीं आता है तो उसको ब्लैक लिस्टेड जब कर दिया जाएगा तो दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर कर्ज नहीं दे सकता है। बहरहाल दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये आपको मैप में दिख रहा है। पाकिस्तान जो 1947 से पहले हिंदुस्तान था और भारत पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, भारत पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको सर्किल के आप सब लोग जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और भारत के जो है कितने राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है तो उसके लिए शब्द याद रख लें। पंगुराज पद से जो है पंजाब जिसके साथ पाकिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है 425 किलोमीटर, उसके बाद गुजरात 505 किलोमीटर, उसके बाद राजस्थान लगभग 1100 किलोमीटर और ज का मतलब यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर से है। पहले पाकिस्तान से भारत के 4 राज्य लगते थे, लेकिन 31 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया तो सिर्फ जो है 3 ही राज्य लगते हैं। पाकिस्तान जिसकी राजधानी वर्तमान में इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की राजधानी कभी कराची और लाहौर भी रही थी। एक क्वेश्चन जो पूछता है कि भारत के अलावा पाकिस्तान के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो आप मैप में देख रहे होंगे ये अफगानिस्तान जो कि ये भी कभी जो है भारत का ही अंग था, लेकिन अब डूरंड रेखा के माध्यम से पाकिस्तान से अलग होता है अफगानिस्तान। यहाँ आपको मैप में दिख रहा होगा ये ईरान, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है
ये वाला जो हिस्सा जो है दिख रहा है वो जो है चाइना, लेकिन चाइना डायरेक्टली जो है पाकिस्तान से नहीं लगता है, बल्कि भारत का वो क्षेत्र जिसको कि पाकिस्तान के द्वारा जो है गुलाम कश्मीर के तहत जो है कब्जे में किया गया और बाद के दिनों में इसे चीन को सौंप दिया गया, जिसे अक्साई चीन के नाम से जो है जाना जाता है। और दूसरा जो एक देश जो है लगता है आपको मैप में, इधर जो है मध्य एशिया का ये जो है देश दिख रहा होगा। तो ये रहा पाकिस्तान के संदर्भ में बातें। पाकिस्तान जहां के प्रधानमंत्री इमरान खान और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जिनके द्वारा अभी 15 अगस्त नहीं 14 अगस्त के मौके पर भारत के जम्मू कश्मीर के एक नेता मोहम्मद गिलानी को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया, उनको पुरस्कृत किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। भारत किस देश के बीच रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया? जी हां, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, बायलैटरल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए एक संगठन जो कि वर्ष 2018 से ही प्रतिवर्ष एक समिट का आयोजन करता रहता है, और उस संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो उस संगठन को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम के नाम से जो है जाना जाता है, और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और इसी के द्वारा वर्ष 2020 में 31 अगस्त 2020 से 3 सितंबर 2020 के बीच एक वर्चुअल बायलैटरल समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 500 से अधिक विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है वर्चुअल इनवाइट किया जाएगा। और इन बिटवीन भारत के महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा और एडोब के एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शांतनु नारायण जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन दोनों को बायलैटरल संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया जाएगा। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और 100% सही है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तत्वावधान में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं कि 2019 में भी जब ये आयोजन किया गया था, तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड के तहत मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा और भारत के विप्रो के चेयरमैन अजीत प्रेम जी को सम्मिलित रूप से सम्मानित किया गया था 2019 में, लेकिन 2020 में आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को पुरस्कृत किया जाएगा लीडरशिप अवार्ड 2020 से। ये मैप में देख रहा है आप लोगों को दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जो कि सिर्फ दो देशों से ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एक है कनाडा और दूसरा है मैक्सिको। आपको ये मैप में दिख रहा होगा, ये क्यूबा देश, हालांकि क्यूबा से अमेरिका के हमेशा जो है 36 नहीं 72 के आंकड़े रहे हैं, लेकिन ये वाटर एरिया से सिर्फ जो है लगता है, ये लैंड एरिया से सिर्फ मैक्सिको और कनाडा लगते हैं। ये है अलास्का का क्षेत्र, यूनाइटेड नेशन अमेरिका का जो है ये राज्य, जिसको इसने रूस से खरीदा था 1867 में। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि 4 जुलाई के दिन, कब? 4 जुलाई 2020 के दिन अमेरिका ने अपना 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक AINTT का 6वां गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत और किस देश के विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? सबसे पहले बताते हैं कि आसियान बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई। कहां पर हुई थी? तो थाईलैंड में हुई थी। और इस संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? इस संगठन का हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता है, और जैसा कि आप जानते हैं जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इस संगठन के द्वारा 1976 से प्रति वर्ष जो है इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया जाता रहा है। पहली समिट बाली में किया गया था 1976 में, उसके बाद जो है दूसरी मलेशिया में हुआ था, और अभी हाल में 2020 में जो इसकी समिट हुई 36वीं और 37वीं, ये दोनों समिट कहां पर आयोजित की जाएंगी? जो है वियतनाम में। कहां पर? वियतनाम में। एक समिट जो है 37वीं वियतनाम में नवंबर में होने वाली है, जबकि 36वीं को कोरोना वायरस के कारण जो है रद्द किया गया। आसियान, जिसका एक वर्ष में जो है 2 समिट आयोजित की जाती है और दोनों एक ही देश में आयोजित की जाती है। तो इतनी सारी बातें आसियान के संदर्भ में रहा था। 10 मेंबर हैं। भारत हालांकि अपने जियोग्राफिकल कंडीशन के वजह से आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जब 2012 में इसकी समिट हुई थी, कहां पर? वर्ष 2012 में इसकी समिट जब थाईलैंड में हुई, थाईलैंड में, तो भारत और थाईलैंड के बीच इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक यानी AINTT का जो है एक समझौता किया गया, और प्रतिवर्ष उसके बाद से जो है दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के द्वारा एक बायलैटरल समिट का आयोजन किया जाता रहा है। और वर्ष 2020 में भी ये वर्चुअल समिट का जो आयोजन हुआ वो भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। भारत के तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। किस देश के साथ ये समिट हुई थी? थाईलैंड के साथ हुई थी। दिए गए क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। थाईलैंड, जिसको सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, जिसकी राजधानी बैंकॉक, यहाँ की करेंसी बाहत है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? जी हां, वर्ष 2020 में 15 अगस्त से पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और जिसके लिए बहुत सारे जो है प्रविष्टियां सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई, और उसमें से जो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वो अभिजीत पाल के द्वारा निर्देशित फिल्म MI को दिया गया था। यानी दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए गए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभिजीत पाल के द्वारा निर्देशित फिल्म MI को बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट शॉर्ट मूवी का अवार्ड दिया गया, और उसके लिए इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया था। जबकि दूसरा अवार्ड, सेकंड अवार्ड किसको दिया गया? तो इंडिया बनेगा भारत, इंडिया बनेगा भारत, ये किसकी मूवी थी? देवजी संजीव की ये मूवी, और इनको जो है इंडिया बनेगा भारत, इसके लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया था। तीसरा पुरस्कार युवराज गोकुल की फिल्म 10 रुपया को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दें, सूचना प्रसारण मंत्रालय, जिसके केंद्रीय मंत्री वर्तमान समय में प्रकाश जावड़ेकर हैं, और यह पुरस्कार उन्हीं के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पहल किससे संबंधित है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस के वजह से दुनिया के सभी देश अब चाइना से बिल्कुल 36 नहीं 72 के आंकड़े पर चले गए हैं, और तमाम देशों के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि चाइनीज प्रोडक्ट को पूरी दुनिया से बैन करो और चाइना की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करो, क्योंकि चाइना उसी के लायक है। और उसके लिए जो सप्लाई चेन इनिशिएटिव प्रयास शुरू किया गया जापान के द्वारा, अब ऑस्ट्रेलिया और भारत भी इसमें जो है कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, और इसका एकमात्र उद्देश्य है चाइनीज प्रोडक्ट मुक्त विश्व का निर्माण करना। दिए गए सेशन में दिए गए क्वेश्चन के अनुसार डी जो है सप्लाई चेन इनिशिएटिव में अभी अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। फ्लिपकार्ट ने किस देश के ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ अनुबंध साइन किया? जी हां, भारत की ई कॉमर्स कंपनी जिसका
हेडक्वार्टर बंगलौर में है। फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। फ्लिपकार्ट को वर्तमान समय में अब वॉलमार्ट के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है। फ्लिपकार्ट अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अपनी पैठ बनाने के लिए वहां की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ अभी अभी हाल ही में अनुबंध साइन किया गया है। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए गए क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको ये मैप में वो देश दिख रहा है जो कुछ समय तक जो है भारत का बड़ा करीबी था, लेकिन चाइना के बहकावे में आकर के जो है इतना बहक गया कि अपनी औकात भूल गया। नेपाल, जिसके दो ही पड़ोसी देश हैं, एक इंडिया और दूसरा जो है चाइना, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आपको मैप में जो है दिख रहा होगा। अभी हाल ही में उत्तराखंड में काला पानी और लिपुलेख वाले बेल्ट को नेपाल ने अपने मैप में अपना बताया था। ये काफी चर्चा में रहा था मामला। नेपाल, जिससे कि भारत के कुल 5 राज्य लगते हैं और उसमें यूपी और बिहार जिनके 7-7 जिले लगते हैं नेपाल से। उसके अलावा उत्तराखंड और इधर पश्चिम बंगाल और जो सिक्किम आपको मैप में दिख रहा होगा। तो ये नेपाल से भारत की कुल कितनी बाउंड्री लगती है, कितने राज्य लगते हैं? कुल 5 राज्य लगते हैं। 1751 किलोमीटर की बाउंड्री भारत और नेपाल के बीच लगती है। यहाँ के प्रधानमंत्री ओपी ओली, खड़ग प्रसाद ओली, जो कि चाइना के प्रति इनका झुकाव बहुत ज्यादा है और भारत के साथ अब नेपाल की स्थिति दिन पर दिन जो है अजीबोगरीब होती जा रही है। आप इस वीडियो को सुने तो मुझको कमेंट करके बताएं कि भारत और नेपाल के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी सुरक्षा कौन सी पैरामिलिट्री संभालती है। आप कमेंट करके मुझको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। हरित पथ मोबाइल ऐप किसने जारी किया? जी हाँ, ऑप्शन फर्स्ट NHAI या सेकेंड नीति आयोग या थर्ड पर्यावरण वन मंत्रालय। आपको बता दें कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, जिसमें प्रति 3 महीने के बाद 3 माह के बाद जो है सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे लगाए गए पौधों की फोटो खींच करके इस ऐप पर अपलोड किया जाएगा कि उस पौधे में 3 महीने के बाद कितना विकास देखा गया। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हरित पथ नामक जो है मोबाइल ऐप जारी किया गया है। अब वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, वनीकरण को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये मुहिम कितना कारगर सिद्ध होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो भी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना भारत में 1988 में हुई, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान समय में संजीव रंजन वर्तमान समय में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, और नितिन गडकरी जो कि भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। और ये हरित ऐप किसने जारी किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक अभियान भी चलाया गया है जिसका नाम है हरित भारत संकल्प वृक्षारोपण अभियान। क्या नाम है? हरित भारत संकल्प वृक्षारोपण अभियान। और आप तमाम इन नामों से समझ गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। अधिक से अधिक हाईवे के किनारे वृक्षारोपण करना ताकि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं से निजात दिलाया जा सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत अफ्रीकी हंटिंग चीता किस चिड़ियाघर में लाया गया है? जी हाँ, पशु विनिमय कार्यक्रम, विनिमय का मतलब समझ रहे होंगे, कोई सामान मैं आपसे लेता हूं और आप उसके बदले में कोई दूसरा सामान मुझको दे देते हैं, यानी एक्सचेंज करते हैं, ये विनिमय होता है। और अभी भारत के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से हंटिंग चीता जो है लाए गए हैं। चीता की एक ये नस्ल होती है और हंटिंग चीता को लाया गया
और इसे मैसूर चिड़ियाघर में रखा गया है। इससे पहले हैदराबाद चिड़ियाघर में भी जो है ला करके हंटिंग चीता की प्रजाति को रखा गया, और अभी हाल ही में 2020 में मैसूर में भी चिड़ियाघर में ये हंटिंग चीता की नई प्रजाति ला करके जो है रखी गई है। आपको मैप में ये दिख रहा है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है जोहान्सबर्ग से ही जो है ये चीते लाए गए हैं, जिसमें 2 फीमेल और 1 मेल प्रजाति के ये टाइगर्स, और इनको मैसूर चिड़ियाघर में जगह दिया गया है। 26 घंटा एरोप्लेन में यात्रा करने के बाद ये 3 टाइगर जो है मैसूर में लाए गए हैं। जोहान्सबर्ग जो कि अफ्रीका की राजधानी, हालांकि अफ्रीका की 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, एक यहीं बगल में प्रिटोरिया आपको दिख रही है जोहान्सबर्ग है, और एक ये जो है ब्लूमफाउंटेन। तो विश्व में दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां, और वर्तमान समय में सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति, और इसी देश से ये लाया गया है 3 हंटिंग टाइगर्स जो है मैसूर चिड़ियाघर में लाए गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। विक्रम साराभाई क्रेटर इसरो के द्वारा कहां खोजा गया? विक्रम साराभाई जो कि भारत में इसरो के संस्थापक थे, और कह सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे विक्रम साराभाई भारत में। और अभी हाल ही में भारत के दूसरे चंद्रयान मिशन जो कि 2019 में भेजा गया, हालांकि सफल नहीं रहा था, लेकिन इसके द्वारा जो अभी हाल ही में इमेज भेजी गई है उसमें एक क्रेटर जो है पाया गया। क्रेटर मतलब कोई भी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसका जो माउथ, कह लो कि वॉल्केनो जो माउथ होता है उसको क्रेटर कहते हैं। या उल्कापात के द्वारा जो है जब किसी सरफेस पर गड्ढा बन जाता है उसको क्रेटर कहा जाता है। और चंद्रमा पर जो ये क्रेटर देखा गया है उसका नामकरण इसरो के पहले चेयरमैन और संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया। और दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? चंद्रमा पर ये क्रेटर देखा गया है, ये ऑप्शन 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। किस राज्य सरकार ने 70 मंजिला या उससे अधिक ऊंची इमारत बनवाने को मंजूरी दे दी है? जी हां, गुजरात सरकार के द्वारा अपने 5 शहरों में 70 मंजिला या उससे भी ऊंची इमारत बनाने का जो है मंजूरी प्रदान किया गया। गुजरात भारत के जो है सेंसिटिव भूकंप जोन में आता है, जहां बहुत ऊंची इमारत बनवाने पर प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। और 2000 की घटना जब कच्छ और भुज का क्षेत्र जो है पूरी तरीके से जद्दोजहद हो गया था, तब से इस तरह के घटनाक्रम पर जो है बड़ी ऊंची इमारत बनवाने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन 5 जो इसके शहर हैं जो कि समुद्र तट से नहीं लगते हैं, उनमें अब 70 मंजिला से ऊंची जो है बिल्डिंग बनाई जा सकती है। ये आपको भारत का राज्य गुजरात दिख रहा है। गुजरात जो कि अपना स्थापना दिवस 1 मई 1960 को, यानी 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है, जहां के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और आपको बता दें यहाँ की राजधानी जो कि गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर किस नदी के तट पर है? गांधीनगर साबरमती के तट पर है। पहले कभी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद हुआ करती थी, बाद में इसे गांधीनगर बनाया गया, और दोनों ये शहर साबरमती के तट पर स्थित हैं। साबरमती यही खंभात की खाड़ी में आकर के गिरने वाली नदी है, और खंभात की खाड़ी में 5 नदियां गिरती हैं, जिनके याद करने का मैं फार्मूला बताता हूं। समानता यानी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 5 नदियां खंभात की खाड़ी में ही आकर के गिरती हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। वन अरेंज मर्डर इसकी आगामी पुस्तक है। जी हाँ, भारत के शानदार सुप्रसिद्ध लेखक आप चेतन भगत की आगामी पुस्तक जिसका नाम है वन अरेंज मर्डर। और इस तरह से समाप्त होता है आज का ये सेशन। ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाई, इसलिए मुझको रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना पड़ा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो तैयारी चल रही है उसमें बेहद लाभप्रद सिद्ध होगी। थैंक यू, धन्यवाद।